नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज रिवीजन वीडियो के अंदर। क्योंकि आज संडे था तो संडे को द हिंदू के अंदर एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, तो इसलिए हमने जो एडिटोरियल का और जो एमसीक्यूज का जो रिवीजन का वीडियो था वह एक साथ इकट्ठा है, एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। ठीक है, आज 16 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो हम एडिटोरियल से शुरू करते हैं, जो एडिटोरियल हमारा जो दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसमें कहा गया भी समय पर जो दुष्परिणाम कि यानी जिस प्रकार से जो पर्यावरण है या जो वायु प्रदूषण है उसका अगर हम समय पर क्या नहीं लेते हैं, भी हम निर्णय नहीं लेते हैं, तो हमें उसके क्या दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कहा भी जो दशहरे का जब समय होता है तब वायु प्रदूषण की जो बात है वह होना शुरू होती है। ठीक है, इसी समय होती है, जबकि पूरे वर्ष इसकी जो बातचीत है वह क्या रहती है, स्थिर पड़ी रहती है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर का है जो इस प्रकार से जो हमारे जो पश्चिम के जो उत्तर पश्चिम जो राज्य हैं, जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, वहाँ से क्या होता है, जो पराली है उसका धुआं दिल्ली में आकर यानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वायु प्रदूषण की समस्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर का भी जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो कहीं ना कहीं जो हमारे जो फसल चक्र है वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से जो किसान है उनको जो फसल बोनी है उनके अंदर भी क्या हो रहा है, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और साथ ही साथ ये क्या कर रही है, जो हमारा जो स्वास्थ्य है उसको भी ये क्या पहुंचा रही है, हानि पहुंचा रही है। ठीक है, साथ इसमें का भी जो सरकार जब इसी टाइम पर यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में भी आकर क्या करती है, इस बात का क्या करती है, हम एक प्रकार से इस बात की चर्चाएं करती है। साथ ही साथ आगे इसके अंदर कहा गया है कि जिस प्रकार से जो असमय वर्षा हो रही है, यानी जो समय पर वर्षा नहीं हो रही है, उसकी वजह से फसलों की जो निरंतरता है उसमें भी क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ एक इस समय इसमें कहा जो पराली जलाने के लिए शुरू किया जाने वाला केंद्र सरकार ने एक प्लेट यानी एक विकसित किया था, यानी एक प्लेट का कार्यक्रम विकसित किया था, जिसका कारण क्या था, भी हम क्या करेंगे, पराली से कोयले का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और इसी की चर्चा कब होती है, इस सितंबर अक्टूबर के महीने में आकर इसकी चर्चा होती है, जबकि पूरे वर्ष भर इसकी कोई भी चर्चा या किसी भी ये जो कार्य है वह पटरी पर नहीं होता या भूमि पर इस कार्य को नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है भी ये कार्य स्थिर पड़ा रहता है। मगर राइटर कह रहे हैं भी अगर इस कार्य को आज से ही शुरू किया जाए, अभी से अगर शुरू किया जाए, तो वह अगले वर्ष तक ये कार्य क्या करेगा, कार्य करना अपना शुरू कर देगा, और हमें जो ये जो पराली की जो समस्या है उससे हम क्या कर पाएंगे, निजात पा पाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर कहा भी जो पराली के प्रदूषण के अलावा हमें जो वाहन से होने वाले जो प्रदूषण है, वाहनों के जो चलने से जो धूल मिट्टी उड़ती है उसके कारण जो होने वाला हमें प्रदूषण है, साथ ही साथ जिस प्रकार के जो धूम्रपान जैसे मादक पदार्थ हैं उनसे होने वाला जो प्रदूषण है, वह सभी के सभी क्या है, वायु प्रदूषण के लिए कहीं ना कहीं क्या है, कारक है। ठीक है, तो इन्हीं पर भी हमें क्या करना होगा, साथ ही साथ विचार करना होगा। साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया है भी जिस प्रकार के जो फ्लाई ओवर्स बनाते हैं, जो हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है उसको कम करने के लिए, तो उससे ही क्या होगा भी सिर्फ फ्लाई ओवर बनाने से हमारी जो समस्या है उसको निजात नहीं मिलेगा। जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको कुछ आधारभूत कहते हैं ढांचे का निर्माण करना होगा, जिससे क्या होगा भी कहीं ना कहीं जो प्रदूषण की जो समस्या है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। साथ ही साथ इसके जो लास्ट पैरे के अंदर कहा गया है भी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का कहा, यानी जो बात कही थी, वह स्टार्टिंग में तो उसने काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था, मगर धीरे धीरे क्या हुआ, तो वर्तमान समय तक आकर वह बात भी अभी क्या पड़ रही है, स्थिर पड़ती जा रही है, यानी लोगों को स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता है वह भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के अंदर निरंतरता जारी रखने की बात है कही गई है। ठीक है, तो यही एक आर्टिकल है जिसके अंदर क्या किया गया, इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल था उसके अंदर था जो जो न्याय में जो देरी होती है उससे संबंधित ये क्या था, आर्टिकल था, यानी जिस प्रकार से कहा भी प्रधानमंत्री ने कानून मंत्रियों के सम्मेलन में कहा था अभी न्याय में मिलने वाली देरी सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है। ठीक है, तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून मंत्री के जो सम्मेलन था उसके अंदर कही थी, जो न्यूज़ हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था भी जिस प्रकार से जो हमें जो न्याय मिलता है उसमें क्या होता है, देरी होती है, तो कहीं ना कहीं देरी होने के वजह से जो जनता है उनका जो न्याय के प्रति क्या होता है, जो विश्वास है वह क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, इसके प्रति कहीं ना कहीं क्या जो ये समस्या है उसके प्रति जो न्यायालय ने भी इसके उत्तर क्या किया है, ध्यान केंद्रित किया है, मगर क्या कहता है इस पर कहीं ना कहीं जो दृढ़ कदम उठाने की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, ये जो समस्या है वह तज की नस बनी हुई है। ठीक है, न्यायालय भी और कार्यपालिका के साथ विधायिका भी यस कहीं न कहीं जो ये इस बात से क्या है, अवगत है, नहीं ये बातें जानती है। ठीक है, ये सही है कि न्यायालय में देरने के कारण विपन्न के समय समय पर कदम उठाए गए, यानी न्यायालय में क्या है भी जो न्यायालय
टाइम पर मिल सके, न्याय समय पर मिल गए, इसके लिए कई कई कदम उठाए गए हैं, मगर जो कदम थे वह सार्थक कदम नहीं रहे हैं। यानी उनका जो परिणाम है, हमें सकारात्मक परिणाम अभी देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं जो ये इसका एक जो कारण बताया गया, जो कॉलेजियम व्यवस्था के अंदर जो नियुक्ति की है उसके में भी देरी का कारण माना जाता है। जो जजों की नियुक्ति है जिसमें कॉलेजियम व्यवस्था के तहत की जाती है, तो वह भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं भी एक काफ़ी समय वह ले लेती है इसके लिए, जो कहीं ना कहीं जो कार्य को कम कर देती है। तो इसका एक सोल्यूशन भी ये हो सकता है, जो जजों की नियुक्ति के लिए एक अलग ही बॉडी बना दी जानी चाहिए, जो क्या करिए केवल और केवल जजों की नियुक्ति से संबंधित ही कार्य करे। ठीक है, तो हम क्या करें, जो एक बॉडी होगी उसका कार्य सिर्फ यही होगा कि वह जजों की नियुक्ति करे, तो वर्ष भर वह केवल वही कार्य करेगी। तो एक तो हमें अधिक मात्रा में जजों की हमें क्या मिलेगी, संख्या मिलेगी, और साथ ही साथ जो निर्णय होंगे वह भी त्वरित रूप में किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक आर्टिकल था इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ थी वह द हिंदू से संबंधित थी। द हिंदू के अंदर कहा है भी जो जो नीला का जो एक पुष्प है नील क्रुंजी, जिसका कभी हाल ही के अंदर क्या भी जो 6 नई वेरिएंट की खोज की गई है। ये 6 नए वेरिएंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इनका नाम है वह स्थानीय भाषा के लिए गए, तो हमारे जो ये नील क्रुंजी है वह क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नील क्रुंजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, नील क्रुंजी भारत के पूर्वी घाट के 1800 मीटर की ऊंची 16 घास के मैदानों में बहुआयात में उगाए जाने वाला एक पौधा है। ठीक है, तो ये जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि जो नील क्रुंजी है वह दक्षिण भारत के पूर्वी घाट में नहीं, ये पश्चिम घाट में उगाई जाती है। ठीक है, और ये कब 1800 मीटर ऊंचाई पर ये उगाई जाती है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जो नील क्रुंजी की विशेषता यह है कि यह पौधा 12 वर्षों में एक बार फूल देता है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह बिल्कुल और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है सत्य कथन, तो सत्य का अंश बी है। ठीक है, क्या कहता है, जो नील क्रुंजी या फिर जिसको क्रुंजी भी बोलते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत के पश्चिम घाट में 1800 मीटर की ऊंचाई पर 16 घास के मैदानों में बहुआयात के में उगने वाला एक पौधा है, और जो नीलगिरी पर्वत का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ कहा गया भी यह पौधा 12 वर्षों में एक बार फूल देता है, और इसी में इससे जो पिलियन लोग इस पौधे को के आयु का अनुमान भी लगाते हैं। ठीक है, तो यानी जो पिलियन लोग है वह क्या करते हैं, आयु का अनुमान इस पौधे के फूल देने के आधार पर लगाते हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह भी हमारे क्या है भी असमय हाल ही के अंदर जो हमारे जो हाथी हैं उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई है, उनसे संबंधित एक न्यूज़ थी जो भी हमारी किसी द हिंदू से संबंधित है। ठीक है, क्या कहता है भी भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ये जो कथन यानी क्वेश्चन था ये वर्ष 2020 के अंदर यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था, इसीलिए हमने जो काफ़ी दिनों से चीता जो न्यूज़ में रह रहा है, उसके अलावा जो कुछ अन्य जानवर हैं जो क्या न्यूज़ में रह रहे हैं, तो जिनकी वजह से हम कह सकते हैं भी यूपीएससी भविष्य में कुछ ऐसे क्वेश्चन बना सकता है जो हमारे जो जानवर है उनसे संबंधित है। ठीक है, क्या कहता है, हाथी के समूह का नेतृत्व मादाएं करती है। ठीक है, दूसरा कथन क्या कहता है कि इनके गर्भावास की जो अधिकतम अवधि होती है वह कितनी होती है, 22 महीनों की होती है। ठीक है, एक मादा हाथी सामान्यतः रूप से 40 वर्ष यानी केवल 40 वर्षों की आयु तक बच्चे को जन्म दे सकती है, और भारतीय राज्य में केवल जो केरल है वह सबसे अधिक जनसंख्या वाला यानी जो हाथियों की जनसंख्या वाला सबसे राज्य कौन सा है, केरल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वह है हमारा बी, क्योंकि जो मादा हाथी होती है जो ये तो यानी जो समूह की जो सबसे बड़ी और जो मादा हाथी होती है वह क्या करती है, इसका नेतृत्व करती है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो गर्भ अवस्था होती है वह कितनी उसकी 22 महीने की होती है। सॉरी, इसका जो आंसर है वह क्या हमारा ए होता है। ठीक है, क्योंकि जो पहला और दूसरा कथन इसके केवल सत्य हैं, क्योंकि जो हाथी की जो मादा का जो सामान्य काल होता है वह 40 वर्ष नहीं, इसका लगभग 14 से कितना 45 वर्ष का होता है। ठीक है, साथ ही साथ भारत में जो केरल राज्य नहीं, कर्नाटक वैसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या हाथियों की पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है ए, बी नहीं। ठीक है, तो क्या कहता है, जो हाथियों के झुंड का नेतृत्व सबसे पुरानी और बड़ी मादा सदस्य इसका क्या कहते हैं, नेतृत्व करती है, और इस झुंड में जो नर हाथी सभी स्तनों में शामिल होते हैं, जो नर होते हैं और मादा भी होते हैं। हाथियों में सभी स्तनधारियों की सबसे जो लंबी गर्भावस्था होती है वह लगभग कितनी 100 यानी 680 दिनों की होती है, यानी 22 महीनों तक चलती है, और यह लगभग 14 से 45 वर्ष की मादाएं हर 4 साल में बच्चे का जन्म दे सकती है, जबकि औसत जन्म अंतराल कितना 52 वर्ष की उम्र तक का होता है।
ठीक है, और 60 साल यानी 52 या 60 साल तक की उम्र का होता है। ठीक है, हाथी की अगर गणना की अगर बात करें तो 2017 के अनुसार जो कर्नाटक के अंदर हाथी सबसे अधिक पाए गए थे। उसके बाद यहाँ पर कहाँ पर पाए गए थे, ठीक है, उसके बाद असम के अंदर और फिर कहाँ पर पाए गए थे, केरल के अंदर पाए गए थे। ठीक है, साथ ही साथ हाथियों के बारे में देखते हुए प्रत्येक 12 अगस्त को, क्योंकि अभी यहाँ 16 अगस्त है, यानी 12 अगस्त को क्या हुआ था, विश्व हाथी दिवस भी हमने मनाया था। तो उसके ऊपर हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्या कहते हैं, भी हाथी दिवस मनाया जाता है। कहीं के जो हाथी होते हैं वे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। जैसा कि हमने देखा था भी जिस प्रकार से हाथियों और मानव के बीच में जो संघर्ष है, उसमें आर्टिकल में ये कहा गया था भी जो कहीं न कहीं जो मानव है वह हाथियों की जगह पर क्या हो गया, बस गए हैं, जिसकी वजह से हाथी मानव बस्तियों में नहीं बसते हैं, जबकि जो मानव है वह हाथियों की बस्ती में आकर बस गए हैं। तो ऐसा कुछ आर्टिकल था। कहीं न कहीं जो हाथी होते हैं उनकी जो यानी जो हम कहते हैं जो मस्तिष्क पावर होती है, जो सोचने की जो क्षमता होती है, वह काफ़ी यानी उनकी याददाश्त होती है वह काफ़ी लंबे समय तक रहती है। वह अपने 60-60 वर्षों तक क्या करते हैं, अपनी जो यानी जो स्थान होते हैं उनको वह याद रहते हैं भी वहाँ पर उनको वहाँ पर पहले जल मिला था या भोजन मिला था। मगर वर्तमान में वहाँ पर अगर कोई मानव बस्ती बस जाती है तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनको उस जगह के बारे में थोड़ी आकांक्षा हो जाती है, जिसके कारण मानव और हाथियों का संघर्ष बढ़ जाता है। इससे संबंधित एक आर्टिकल था जो हमने 12 अगस्त को देखा भी था। ठीक है, साथ ही साथ कहते हैं अभी हाथी होते हैं वे जैव विविधता को भी बढ़ावा देते हैं, इसके बारे में हमने उस आर्टिकल के अंदर देखा था। ठीक है, साथ ही साथ वे एक बुद्धिजीवी बुद्धिमान प्रजाति भी होती है, जैसा कि हमने देखा था वह लंबे टाइम तक क्या करते हैं, अपनी जो जगह थी उसको याद रख पाते हैं। जनसंख्या के बात बोले तो 75 वर्षों में जो हाथियों की आबादी में लगभग कितनी 50% की कमी आई है। वर्तमान जनसंख्या के अनुमान के संकेत मिलता है कि लगभग 50,000 से 60,000 एशियाई हाथी हैं। भारत में विश्व के लगभग 60% हाथी क्या है, अभी निवास कर रहे हैं। अगर हम आयुसन की अगर बात करते हैं तो क्या ही ये संकटग्रस्त हैं। जो अफ्रीकी जंगल के जो हाथी हैं वह गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। अफ्रीकन सवाना हाथी है वह लुप्तप्राय हैं और एशियन हाथी भी लुप्तप्राय सेकंड इंडेंजर्ड की स्थिति में रखे गए हैं। साथ ही साथ जो प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन भी प्रविष्ट के अंदर इसको जो रखा गया है वो एक के अंदर रखे गए, जो भारतीय जो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके अंदर इसको अनुसूची 1 के अंदर रखा गया है। ठीक है, अगली जो हमारी रोज थी उसके अंदर का भी ग्रेप का पालन करने न करने पर लगभग 459 निर्माण स्थल को कराए गए बंद। तो ये बात किसने कही है, ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कही है। यानी जिस प्रकार से जो भवन निर्माण वाली जो कंपनियां हैं जिस प्रकार के आधारभूत ढांचे बनाती है तो वह क्या करती है, तो कुछ जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं करती है, तो जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं उनको क्या लगाई गई है, फटकार लगाई गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह हमारा क्या है, सत्य है। दूसरा क्या कहता है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का नेतृत्व एक पूर्णकालीन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है जो केवल और केवल भारत सरकार का सचिव का होता है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह गलत हो जाता है, यानी जो अध्यक्ष होता है वह भारत सरकार का सचिव नहीं, वह राज्य सरकार का सचिव भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत हो जाता है, तो दूसरा गलत होते ही हमारा आंसर कौन सा आ जाता है, सी, यानी 1 और 3। ठीक है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना, 3 वर्ष होता है और अधिकतम उनका कितना, 70 वर्ष तक होता है। जो पहले हो वह उनमें ले लिया जाता है। ठीक है, क्या कहता है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की क्या करता है, जांच के लिए गठित एक अंशीय वैधानिक निकाय है, जो किसके, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत गठित किया गया था। ठीक है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक की समस्याओं से जुड़े और उनके आनुवांशिक मामलों के लिए उचित समन्वय और अनुसंधान और पहचान और समाधान सुनिश्चित करना इसका क्या है, कार्य है। संरचना की अगर बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होगा जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रमुख सचिव भी रहा हो। उसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष तक होता है और इसमें कई मंत्रालयों के सदस्यों के साथ साथ हितधारी राज्यों के प्रतिनिधि भी इसके अंदर होते हैं। इसमें केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड यानी सीबीटी और भारतीय अनुसंधान संगठन व सिविल सोसाइटी के विशेषज्ञ भी इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह कहते हुए जिस प्रकार से जो वायु गुणवत्ता के अंदर जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या भी जो तापमान है वह कहीं न कहीं कम दर्ज किया गया है और जो हवा है उसकी गति भी कम होने की वजह जो वायु प्रदूषण की जो स्थिति है वह भी बढ़ी है। ये किसने कहा है, ये केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अंदर एयर इंडेक्स के अंदर 186 दर्ज किया गया था। ठीक है, तो क्या कहते हैं, केंद्रीय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में असत्य कथन को पहचानना है, ठीक है ना। कौन सा? असत्य कथन, ठीक है। तो यूपीएससी कई बार इस आपको इस चीज में उतारती है भी सही या सही नहीं के बारे में सुने, ठीक है। तो क्या कहता है, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड है वह एक सांविधिक निकाय है। तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा क्या कहता है, पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, ये भी इसका कथन सही है। यह केवल वायु गुणवत्ता के सुधार करना व वायु प्रदूषण का निवारण व नियंत्रण को न्यूनतम करने का कार्य करता है। तो ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि ये केवल वायु प्रदूषण नहीं, ये कहीं न कहीं जो हमारा जो जल प्रदूषण है उसको भी ये नियंत्रण व कार्यरत करने का भी कार्य करता है, ठीक है। तो गलत पूछा गया, असत्य कौन सा है हमारा? सी। तो आंसर तो हमारा हो गया सी। साथ ही साथ जो जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1976 के तहत भी ये क्या करता है? कार्यरत करता है, यानी ये भी जिम्मेदारी इसको साथ साथ दी गई है, ठीक। यही इसके अंदर सारा सुराग इसके अंदर दे रखा है जो हमने यहीं पर पढ़ा है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी जो हमने आर्टिकल के अंदर भी देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या जो कानून मंत्रियों की जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता की थी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था भी जो न्याय है वह कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय भाषा में दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक न्याय की जो भाषा है वह आसान नहीं होगी तो प्रत्येक व्यक्ति उसको नहीं समझ पाएगा। नहीं समझ पाने की वजह से क्या होगा कि जो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वह न्याय से क्या रह जाएगा? वंचित रह जाएगा। तो इसलिए जो न्याय की व्यवस्था हमें क्या करनी चाहिए? स्थानीय भाषा में के अंदर या जो लोकल लेवल की जो लैंग्वेज है उनके अंदर हमें क्या करना चाहिए? न्यायालय की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हर प्रत्येक व्यक्ति कानून के बारे में जान सके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? शास्त्रीय भाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्योंकि भारतीय भाषाओं के बारे में अभी हमने एक दो दिन पहले पढ़ा था, तो अभी हम शास्त्रीय भाषा के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषा अन्य भाषाओं के अतिरिक्त गुणों से सहित होती है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी जो अन्य भाषाएं होती है उनसे कहीं अधिक गुण उसके अंदर होते हैं। भारत में केवल और 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता दी गई। तो दूसरा कथन भी हमारा क्या है? सत्य। तो पूछा गया सही कथन, तो दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर हो गया इसका सी। राजभाषा जो हमारा अधिनियम 1963 है, जिसको 1967 के अंदर संशोधन किया गया था, जिसके अंदर हमने चार भाषाओं के बारे में बात की थी जो राजभाषा हो सकती है। कौन कौन सी? जो संघ के आधारित उद्देश्य के लिए, यानी ऐसी भाषा जो संघ के उद्देश्य से संबंधित हो। इसके अलावा जो क्षेत्रीय जो कार्यकारी के लिए भाषा होती है, कौन सी? जो हम जो संसदीय कार्यकाली के जो भाषा का हम उपयोग करते हैं। दूसरा, केंद्र और राज्य अधिनियमों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जो उच्चतम न्यायालय के निश्चित उद्देश्यों के लिए जो यूज की जाने वाली भाषा है, जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्या कहता है? जो संवैधानिक प्रावधान कहता है, भारतीय संविधान का जो भाग 17 है उसके अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। राजभाषा के उपबंध 4 शीर्षकों, कौन से? संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायालय की भाषा और विधि के पाठ के व अन्य निर्देशन भी भाषा के अंदर शामिल किए गए हैं। अगर संघ की भाषा की अगर बात करें तो संविधान लागू होने से 15 वर्षों तक, कब से? 1950 से 1965 के बीच के बाद हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आधिकारिक रूप से जारी रहेगा। निम्नलिखित कार्यों में शामिल किए गए थे। संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग किया गया था, यानी 15 वर्षों के लिए आधिकारिक तौर पर क्या अंग्रेजी भाषा का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। संसदीय कार्यवाही का संचालन भी अंग्रेजी भाषा में किया जा सकता है 15 वर्षों तक, मगर 15 वर्षों के बाद इसको पूर्णतः समाप्त करने की बात कही गई थी, मगर ये दिनों दिन ये क्या होती है? चलती जा रही है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं जो संसद के जो हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थानीय भाषा के अंदर विचार प्रकट करने का अनुमति दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय भाषा होती है वह क्या? भी संविधान में राज्यों के लिए किसी भी विशेष भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है, और किसी भी जो राज्य की विधायिका उस राज्य या इस अधिक भाषा या हिंदी का चुनाव आधिकारिक भाषा के रूप में कर सकती है। यानी जो उसकी जो विधान परिषद है या जो विधानसभा है वह कोई भाषा है उसका कहीं क्या कर सकती है, यानी अनुमति दे सकती है इस भाषा के अंदर भी कार्य हो। और राज्य द्वारा आधिकारिक भाषा का चुनाव कौन सा? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सम्मिलित नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ केंद्र और राज्यों और दो या दो से अधिक के बीच संवाद के रूप में अंग्रेजी व हिंदी व अन्य का प्रयोग भी किया जा सकता है। न्यायालय की भाषा की अगर बात करते हैं तो न्यायालय में केवल कौन सी? अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, जो कि हमने क्षेत्रीय भाषा का क्वेश्चन देख लिया था, और कहीं के जो स्थानीय भाषा थी हमारी जो राजभाषा थी उसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया है, ठीक। अगली जो न्यूज़ थी वह क्या था? जो अभी हाल ही में हमने कल जो एक न्यूज़ देखी थी जिसके अंदर क्या था? जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ था,
जिसके अंदर क्या था अभी जो अभी कहा गया है, जो भारत सरकार ने कहा भी हम क्या करते हैं इसको अभी नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आयाम लिए गए हैं वह कहीं न कहीं क्या है अधूरे आयाम हैं, जिनकी वजह से आंकड़े दिखाए गए हैं, जिस करके भारत की जो रैंक है वह कितनी 107वीं रैंक आई है। जैसा कि हमने देखा था वह इसके अंदर जो पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान को छोड़कर भारत की जो रैंक है वह सबसे नीचे ही है, चाहे वह पाकिस्तान है, चाहे वह नेपाल है, श्रीलंका है या कोई अन्य देश है। ठीक है, जो एशियाई के जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसके अलावा। ठीक है, तो भारत की रैंक कौन थी इसमें 107वीं रैंक थी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर बताया गया भी कौन कौन से जो आयाम है वह लिए गए जिस पर अभी विरोध चल रहा है। कौन सा, अलग पोषण, शिक्षा का स्तर, बाल मृत्यु दर या बालक की ऊंचाई। तो इसका जो सही है इसमें जो शिक्षा का स्तर है वह शामिल नहीं किया गया, बाकी इन तीनों को क्या गया इसके अंदर शामिल किया गया है। तो हमारे 1, 2 और 1, 3 और 4 किसके अंदर है, ये हमारे डी के अंदर है। ठीक है, तो क्या कहते हैं भी जो वार्षिक रिपोर्ट है, ये 2 एनजीओज हैं इनके द्वारा क्या ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट या इंडेक्स भी कहते हैं। यह पहली बार 2006 के अंदर जो है जारी की गई थी और ये हर महीने अक्टूबर में जारी की जाती है। ठीक है, और इसका जो संस्करण था वह 2021 के अंदर यानी जो 16वां था, और 2022 के अंदर अभी कौन सा है इसका 17वां संस्करण आ गया। इसका उद्देश्य क्या है भी वैश्विक व क्षेत्रीय व देश के स्तर पर भूख के व्यापक मापना है, यानी जो भूखमरी है उसको मापना इसका क्या है यानी लक्ष्य है। इसके अंदर जो अलग पोषण हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग हो गया या चाइल्ड स्टेंगिंग हो गया और बाल मृत्यु दर, इसका क्या रखा गया है, इसमें जो 4 आयाम रखे गए हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है जिसके अंदर क्या भी जो इसरो जो ब्रिटिश स्टार्टअप में 36 जो उपग्रह है उसको क्या करेगा प्रक्षेपित करेगा, यानी जो इसरो क्या करेगा अभी जो ब्रिटिश जो ब्रिटेन के कुछ 36 उपग्रह हैं उनको क्या करेगा अंतरिक्ष में भेजेगा। ठीक है, और ये किसकी वजह से भेजेगा, ये है जो हमारा जो LVM, कौन सा LVM, जिसका पहले क्या नाम था GSLV Mark 3 इसको भी कहा जाते थे। ठीक, इसी का जो नाम चेंज करके इसको ने क्या कर दिया LVM कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या कहता है GSLV Mark 3 के लगभग 8 टन वजन को पृथ्वी के भूस्थिक कक्षा में स्थापित कर सकता है। तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल गलत हो जाता है, यानी जो ये 8 टन वजन है वह हमारी जो जियोस्टेनिक जो हम कह सकते हैं जो कोरोना से यानी जो कहीं के जो हमारी भूस्थिक कक्षा है उसके अंदर नहीं, ये निम्न कक्षा के अंदर जिसको हम लियो ऑर्बिट जो हमारी कक्षा है उसके अंदर स्थापित कर सकता है, जबकि यहाँ तक ये कितना लगभग 4 टन तक का वजन लेकर जा सकता है। और इसकी जो हमारी जो हाइट कितनी होती है, ये लगभग हमारी यूज होती है 36,000 के आसपास। ठीक है, अगला कहता है GSLV Mark 3 तीसरे चरण में भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा कथन क्या है सत्य है। तो पूछा गया सत्य कथन, तो सत्य कौन सा केवल और केवल बी। ठीक है, तो ये सारा इसके बारे में हमने यानी ये इसरो के बारे में दे रखा है और साथ ही साथ Mark 2 के बारे में दे रखा है, यानी जो GSLV Mark 3 के बारे में। ठीक है, आप PDF में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक ये न्यूज़ थी जिसके अंदर कहा गया जो वो हमारी जो फाइनेंशियल एक्स टास्क फोर्स है जिसने क्या किया भी जो पाकिस्तान है उसको अभी हम जो ग्रे लिस्ट है या जो सूची है उससे बाहर निकालने की बात की गई है, जिसकी वजह से क्या होगा जो यानी जो पाकिस्तान है उस पर जो लगे वो कुछ प्रतिबंध है या जिनको हम कह सकते हैं जो फंडिंग है वह आतंकवादियों को कर रहा है, तो उससे संबंधित जो सकारात्मक कदम उठाए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ये कदम उठाए गए हैं और उनकी अभी जाँच होगी। अगर भविष्य में वह अपने जो वादे किए हुए वादे हैं उन पर वह अगर सही उतरता है तो उसको ग्रे यानी इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, वरना उसको दोबारा इसके अंदर निगरानी के अंदर रखा जाएगा। इससे संबंधित एक क्या थी न्यूज़ थी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अक्सर समाचारों में रहने वाली ग्रे सूची और काली सूची निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो ये हमने अभी देखा, ये किसके द्वारा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ये जी जाती है। तो आंसर हो गया हमारा सी। क्या कहता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी निकाय है, यानी इसके अंदर सरकारें भाग लेती हैं, जिसे 1989 में पेरिस में लगभग G7 सम्मेलन के दौरान क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। गठन के समय इसमें कितने वर्तमान यानी 37 सदस्य क्षेत्राधिकार हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन कौन से यूरोपीय आयोग और खाड़ी परिषद के अंदर शामिल हैं, जो दुनिया के सभी हिस्सों में से सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत 2010 में FATA का क्या बना था, सदस्य बना था। भारत इसके क्षेत्रीय साझेदार एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरोपियन ग्रुप का भी सदस्य है और इसका सचिवालय पेरिस के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अंदर इसका मुख्यालय है। और ये सूचियाँ कौन कौन सी जारी करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, ये 2 सूची जारी करता है। ठीक है,
अगली जो न्यूज़ है वह क्या है, अभी जो एक अंतरिक्ष के अंदर एक यानी इस प्रकार की रोशनी देखी गई है, जो कहीं ना कहीं बताया गया है जो ब्लैक होल्स हैं उसकी क्या है, ये कि रोशनी है, यानी ब्लैक होल के अंदर क्या हुआ है, यानी विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से इस प्रकार की रोशनी फैली है। क्या कहता है अभी खगोलीय पृथ्वी ने लगभग 2.4 अरब लाख यानी जो कहेंगे प्रकाश वर्ष दूरी का प्रकाश की सबसे तेज चमक देखी है, और संभवतः यह ब्लैक होल की वजह से यह प्रकाश है फैला है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक होल का ही कारण बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या अभी अक्सर आप यानी इस प्रकार की भाषा यूपीएससी काफ़ी बार यूज़ करता है। ठीक है, हम देखते हैं भी जो क्वेश्चन होता है तो यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है वो कुछ इस प्रकार से बनाता है भी हमें आपको ऐसा लगे भी हमारे साथ कुछ डिस्कशन हो रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें तो क्या भी अक्सर आप समाचारों में ब्लैक होल के बारे में सुनते हैं, निम्न कथनों में से इसकी विशेषता मेल नहीं रखती, यानी कौन सी है जो इसकी विशेषता से संबंधित नहीं है। क्या कहता है, ब्लैक होल का गुरुत्व बल इतना अधिक होता है भी यहाँ प्रकाश का भी परागमन नहीं होता है, यानी प्रकाश भी यहाँ से नहीं गुजर सकता है। तो पहला कथन क्या है, इसका सत्य है, हमें तो ऐसी विशेषता चुननी है जो इससे मेल नहीं खाती है। ठीक, दूसरा है ब्लैक होल की अवधारणा को वर्ष 1915 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रमाणित किया गया था। इसकी दूसरी कथन भी सत्य है। क्या कहता है, जब न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल हो जाता है तो अति गुरुत्वाकर्षण का दबाव के कारण वह एक ब्लैक होल बन जाता है। तीसरा कथन भी सत्य है। बचा हमारा डी। क्या कहता है, ब्लैक होल एक सामान्य घटना है जिसे मानव द्वारा खुली आंखों से देखा जा सकता है। तो ये जो कथन है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ब्लैक होल्स है उसको किसी भी प्रकार से हम देख नहीं सकते हैं, मगर हम इसका कहीं न कहीं जो ग्रेविटेशन फील्ड के कारण एक अनुमान लगा सकते हैं भी इतना ग्रेविटेशन है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, ब्लैक होल हो सकता है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा इसका डी। ठीक है, तो इसके बारे में ये सारा कुछ दे रखा है, ब्लैक होल्स के बारे में जितना हमने देखा था लगभग मेन वही है। ठीक है, अगली न्यूज़ है उसमें कहा भी जो जो कच्चे तेल में जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं सल्फर को आसानी से होगा मुक्त। इसमें क्या है भी जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उसको जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसको निकालने में काफ़ी खर्च करना पड़ता है हमें, मगर अभी हाल ही के अंदर कुछ शोध हुआ है किसके द्वारा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के द्वारा, जिन्होंने कहा भी जो ये जो तकनीक है हमने एक जो पेट्रोलियम पदार्थों सल्फर निकालने की जो तकनीक है हमने सस्ते में यानी सस्ती तकनीक विकसित कर ली है, जिसकी वजह से जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वह क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। साथ ही साथ हमें स्वच्छ ऊर्जा भी इससे हमें मिल सकती है। तो ऐसी एक इस प्रकार की न्यूज़ थी। ठीक है, तो हमारा क्या है अभी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक रंगहीन गैस होती है। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक रंगहीन होती गैस है। ठीक है, दूसरा होती है सल्फर डाइऑक्साइड का ज़्यादातर कारखानों इत्यादि व कोयला व तेल जैसी चीज़ों को जलाने में भी प्रयोग किया जाता है, यानी ज़्यादा यानी वो गैस के जलन पैदा कर सके। ठीक है, तो दूसरा कथन भी सत्य है। तो पूछा गया सत्य कथन, तो दोनों ही कथन सत्य हैं, तो आंसर हो गया हमारा इसका सी। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में थोड़ा सा दे रखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।